अब इस फोर्स में क्या है, ये नेचर ऑफ फोर्स क्या है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है, नेचर ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम देता है ना। कोई अच्छा काम करे तो उसको संत कहते हैं, बुरा काम करे तो उसको राक्षस कहते हैं, पर होता ह्यूमन बीइंग ही। उसी तरह से कोई फोर्स अगर आपको मोशन दे रहा है तो उसको थ्रस्ट कहते हैं, कोई आपको खींच रहा है तो उसको ड्रैग कहते हैं, कोई आपको उठा रहा है तो उसको लिफ्ट कहते हैं, कोई नीचे खींच रहा है उसको वेट कहते हैं, है ना। उसी फोर्स के उसके डिफरेंट डिफरेंट कारणों से डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए। अच्छा, दूसरा, और प्रेशर, और उसके बाद फिर हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू या फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर एफ अपॉन ए, है ना, उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। और एरिया सब बता चुका हूं मैं आपको, एफ अपॉन ए, देयरफॉर एफ जो होगा वो प्रेशर इनटू एरिया, ये होगा। सही बोल रहा हूं ना भाई, ये नहीं? अच्छा, दूसरा, अगर, और फोर्स क्या होता है, फोर्स भी हम लोग बता चुके हैं, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर वेट फोर्स लेना है तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम जी, यही कहते हैं। अब ये इंजन है, ये इंजन है, इंजन में ये आपका इधर है वेलोसिटी v1, ये v2, ठीक है। तो अब अगर इधर से v1 वेलोसिटी जा रही है, अब वेलोसिटी v1 जो जा रही है वही वेलोसिटी जाएगी जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी ना, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी वही, उसी जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट आगे बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी, ऐसे ही तो होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी होती है भाई, उसी वेलोसिटी को तो पिटआउट मेजर करता है, नहीं, पिटआउट उसी को तो मेजर करता है। तो अगर ये v1 से, v1 वेलोसिटी एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, v2 जेट इंजन जो है उसके पीछे से जो निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो एक्सेलरेशन करता है ना, कि v1 को v2 होने में कितना समय लगा, v2 माइनस v1 अपॉन टी, क्या होगा, वो एक्सेलरेशन हो गया, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो ये जो f है, इस केस में हम क्या क्या ले रहे हैं, थ्रस्ट ले रहे हैं, तो f की जगह हमने थ्रस्ट लिख दिया, t, मास ऑफ एयर m हो गया, और ये हो गया v2 माइनस अपॉन टी, यही है ना। तो कहने का तो नाउ थ्रस्ट ऑफ द इंजन, जेट इंजन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एयर जो यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये हो गया। अब देखो, ये जो टी है, दिस टी, दिस इज इक्वल टू एम v2 माइनस v1, कई बार बताया, बार बार बता रहा हूं, एम अपॉन टी हो गया, ये हो गया कि नहीं, लिख सकते हैं एम अपॉन टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये बताओ एम क्या है, मास इज इक्वल टू, इसको डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम में लिखो, क्या होगा, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या होगा, इस मास ऑफ एयर को डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम लिखो, रो और वॉल्यूम वी, वी को ऐसे लिखे, वॉल्यूम को ऐसे लिख रहे हैं, वेलोसिटी को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, अपॉन टी, v2 माइनस v1, v क्या हो गया, डेंसिटी इंटू एरिया, v क्या, वॉल्यूम क्या हुआ, सॉरी वॉल्यूम क्या हुआ, सॉरी लेंथ इंटू एरिया, एरिया वॉल्यूम, है कि नहीं। किसी चीज का वॉल्यूम देखना हो, इसका वॉल्यूम क्या है, ये कितना एरिया कर रहा है नीचे, और इसकी हाइट, तो इस v को हम लिख सकते हैं ना, रो जो भी है एल एरिया अपॉन टी इंटू v2 माइनस v1, एल आप क्या ले सकते हैं, ये एरिया जिससे वो हो रहा है, लेंथ वो ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे, हमें उससे, हम यहाँ पे वी आर गोइंग फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, एक होता है, आपने किया होगा डायमेंशनल एनालिसिस, इस लेंथ अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, डायमेंशनल लेंथ अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो इसको हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी कर दिया। फाइनली हमें क्या थ्रस्ट इक्वेशन क्या मिली, ये मिली कि नहीं मिली। और ये V1 हमने क्या लिया, इधर वाला लिया, क्योंकि यहीं से जा रही है, एरिया हमारा यही वाला एरिया है जहां से इंटर कर रही है, ठीक है। V2 इससे बाहर निकल रही, कहने का मतलब क्या हुआ। और रो ए वी अगर आप याद करिए, हम शुरू से बता रहे हैं मास रेट ऑफ फ्लो, रो ए वी करते हैं ना शुरू से, कि मास रेट ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट होता है। मास रेट ऑफ फ्लो हमेशा, आइडियल फ्लो में मास रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होता है। जितना मास यहां से घुसेगा उतना ही मास यहां से निकलेगा। बस फर्क यह है कि तेज मास का अमाउंट होगा, कहीं पे एरिया कम करके वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, वो जो कि हम इधर करते हैं। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये आपका थ्रस्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहां से, ठीक है ना। अब आ जाओ, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये कि ये अगर V1 है, ये अगर V2 है, यहां से एयर जा रही है, मास जा रहा है, सब है, तो जो थ्रस्ट होगा, ये जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो किस पे होगा, रो V1 A अपॉन V2 माइनस। इसको मैं कई बार बता चुका हूं, इसको मैं तो एक तो ये होता है, दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द थ्रस्ट इन केस ऑफ जेट इंजन। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द थ्रस्ट इन केस ऑफ जेट इंजन। और हार्स पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, ठीक है। अब ये तो थ्रस्ट हो गया, दूसरा क्या है, अब आ जाओ पिस्टन इंजन पे। पिस्टन इंजन में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क लेते हैं, मतलब इतना एरिया है, इतना फोर्स है, इतना ही लेंथ है, और कितना टाइम है ना। तो पावर क्या होता है, पावर इन केस ऑफ पिस्टन इंजन, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया वर्क अपॉन टाइम, यही था ना भाई। पावर यही होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टी, और डिस्टेंस अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी, एफ इंटू, है ना। अब तुम्हें पिस्टन इंजन में पावर कैलकुलेट करनी है, कैसे करोगे, जो प्रेशर डेवलप हुआ कंबस्शन के बाद, वो प्रेशर कौन सा होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, बताया था कि नहीं बताया था, अभी वो नहीं बताया पोर्शन। अच्छा चलो, जो कंबस्शन चैम्बर में जो प्रेशर जनरेट हुआ आफ्टर द कंबस्शन, उस प्रेशर ने कहां अप्लाई हुआ, पिस्टन के हेड पे, एरिया हो गया, प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया, फोर्स हो गया। उस फोर्स से पिस्टन कितना चला, एक स्ट्रोक, कितने समय में चला, सारा तो तुम्हें पता लग गया। तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पावर जनरेटेड बाय दैट, नाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एफ इंटू वी। मतलब तुम्हें पावर जो है मिल गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब डिपेंड करता है कि नाउ वी कैन से इस पावर को हम लोग पी कह दें, ठीक है, इसको हमने पी कह दिया। अब डिपेंड करता है कि ये पावर क्या है, ये पावर वो है जो कि आपको आगे बढ़ा रहा है, इधर दैट पावर विच इज पुलिंग यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या पुशिंग यू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये नेचर ऑफ फोर्स थ्रस्ट है, तो ये हो जाएगा पावर अवेलेबल, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी। और अगर ये नेचर ऑफ फोर्स ड्रैग है, तो ये हो जाएगा ड्रैग इनटू वेलोसिटी, इट मींस पावर रिक्वायर्ड। अब दो पावर हो गए आपके पास, एक हो गया आप जो इंजन का जो पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर अवेलेबल, और एयरफ्रेम आपको जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है उसको क्या बोलेंगे, पावर रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हमें कहना है कि इस
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एयर में फ्लाई कराने के लिए पहले तो हमें रिक्वायरमेंट ढूंढनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपको पायलट बनना है, यू वांट टू बी ए पायलट, ठीक। अब उस पायलट में कितने एक्सपेंसेस है, ऑल हिडन एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो रिक्वायरमेंट है। और घर में जो पिता है वो बेचारा अवेलेबिलिटी है, इंजन है। अगर उसके पास अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से कम है तो बेहतर वो आपको ना भेजे, और अगर अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तभी वो आपको भेजे, सरप्लस होना चाहिए जरा सा। तो उसी तरह पिता को इंजन मान लो, वो पावर अवेलेबल है और तुम्हारे खर्चे हैं वो रिक्वायरमेंट है। जहाज में क्या है, ये जो है ये आपका इंजन ये अवेलेबल है, ये आपको पावर अवेलेबिलिटी है, और ये रिक्वायरमेंट जो एयर घिस घुस के जा रही है पूरा हो रहा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड दिस अवेलेबिलिटी हैज टू बी ग्रेटर देन दिस रिक्वायरमेंट, देन ओनली एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, ठीक। ये मिल गया। तो कहने मतलब नाउ यू गॉट द थ्री थिंग्स। क्या क्या मिला? एक मिला थ्रस्ट, जेट इंजन का जो रहा वो रो ए V1 अप V2 माइनस V1, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, ये एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, ये ऐसे है। दूसरा आपको मिला क्या? पावर अवेलेबल, थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी। एक मिला पावर रिक्वायर्ड, ड्रैग इनटू, ठीक है। तो जब भी हम जेट इंजन की बात करेंगे देन विल टॉक अबाउट दिस, और जब भी हम पिस्टन इंजन की बात करेंगे